हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बैड बैंक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ बैड बैंक क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि बैड बैंक चर्चा में क्यों है। एक बैंक कैसे काम करता है ये तो आपको पता होगा। एक बैंक का बेसिक काम क्या है? वो डिपॉजिटर से मतलब हम आप लोगों से पैसे लेता है, बदले में हमको इंटरेस्ट देता है और उन पैसों को वो किसी को लोन भी देता है, बदले में जिनको लोन देता है उनसे इंटरेस्ट लेता है बैंक। तो बैंक का काम है लोगों से पैसे लेना, डिपॉजिटर से, और लोगों को लोन देना जिनको ज़रूरत होती है। अब ये बैड बैंक क्या है? जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ही आम भाषा में बैड बैंक्स बोलते हैं, तो उसके बाद से बैड बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और बैड बैंक के फ़ायदे क्या हैं? अर्थशास्त्रियों में भी एक राय नहीं है इसको लेके। बहुत लोग बोलते हैं कि बैड बैंक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, और दूसरे लोग बोलते हैं नहीं नहीं, बैड बैंक से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। उनमें से एक जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे रघुराम राजन, उनका भी यही मानना है कि बैड बैंक का ज़रूरत नहीं है हमको। तो आज के इस वीडियो का फोकस बैड बैंक होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सीधा आते हैं, बैड बैंक क्या होते हैं ये समझते हैं। तो बैड बैंक को अगर सबसे सिंपल भाषा में समझे तो अब बैड बैंक एक बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है जो कि दूसरे बैंक से बैड लोन को खरीदता है। ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि बैड लोन्स क्या होते हैं? बैड लोन्स को अगर आसान भाषा में समझे तो ऐसे लोन्स जो लोन लिए हैं वो उन्होंने देने से मना कर दिया है, या फिर किसी कारणवश चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर और अलग तरीके से समझे तो बैड लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जिनसे बैंक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब लोन्स से जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक को नहीं मिल पा रहा है, और इंटरेस्ट तो छोड़िए, अगर जो बैंक लोन दिया है वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं बैंक को मिल पा रहा है। तो अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिल पा रहा है उस लोन से, तो वो लोन बैंक के लिए बैड हो जाएगा। तो इसमें कोई कोई क्राइटेरिया है, जैसे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर वो हो जाएगा तो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। इसको एनपीएस भी बोलते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैंक के लिए जो बैंक लोन देता है वो तो बैंक का एसेट है ना। हमारा जो डिपॉजिट है, जो हम लोग खाते में जमा करते हैं, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो हमको वापस करना है। और बैंक जो लोन देता है वो बैंक का एसेट है, बैंक अपने लोन को वापस लेगा, बैंक ओन करता है उस एसेट को। तो इसलिए जो लोन बैड हो जाते हैं, जो लोग चुकाते नहीं हैं, उनको एनपीएस बोलते हैं। इंडिया में एनपीएस का डेफिनेशन है टेक्निकल, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एनपीएस आप जान लो, दो तीन तरह के होते हैं। एक सब स्टैंडर्ड एनपीए, दूसरा डाउटफुल, तीसरा लॉस एसेट। तो बैड बैंक पे आते हैं। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो दूसरे बैंक का बैड लोन को खरीदता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। एक बैंक के बैड लोन को भी खरीद सकता है, या फिर बहुत सारे बैंक के बैड लोन्स को बैड बैंक खरीद सकता है। ठीक है। तो ये नाम से तो लग रहा है कि बैड बैंक है, लेकिन इसका काम अच्छा है। दूसरे का जो लोन खराब हो गया है उसको ये बैड बैंक खरीद रहा है। अब आप पूछोगे इसको फ़ायदा कैसे होता है, या फिर काम कैसे करता है ये। अब ये बैड बैंक काम कैसे करता है ये देखिए। बैड बैंक, मान लीजिए बैड बैंक है एक, उसने एसबीआई एक बैंक है, ठीक है, उसका मान लीजिए 100 करोड़ का लोन खरीद लिया। 100 करोड़ का एनपीए है या फिर बैड लोन है एसबीआई के पास, उसको बैड बैंक ने हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे लेगा 80 करोड़ पे। ठीक है, 80 करोड़ पे ले लिया। एक और बैंक है, मान लीजिए पीएनबी, इसका भी 100 करोड़ का बैड लोन हो गया है, लोग नहीं चुका रहे हैं, बहुत सारे भगोड़े भी हैं, बिना चुकाए भाग जाते हैं देश छोड़ के। तो इसका भी 100 करोड़ का एनपीए है, वो बैड बैंक ने 80 करोड़ में ले ली। हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे बैड बैंक लेगा, और बैंक उसको देगा भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि ये बैंक तो मान लिया कि हमसे वसूली नहीं होगा, कोई कोलैटरल है, उसको वसूल करने में इसको टाइम भी लगेगा, इसका रिसोर्सेस भी खर्च होगा। तो इसलिए बैड बैंक हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे लेगा 80 करोड़ में। तो दो बैंक है, एसबीआई और पीएनबी, इससे 80-80 करोड़ में इसका 100-100 करोड़ का ये जो बैड लोन्स है या फिर एनपीए है, ये बैड बैंक खरीद लिया है। अब बैड बैंक क्या करेगा? बैड बैंक का काम ही है इसको वसूल करना। तो पहले इसको कुछ पैसे 80 करोड़ का, मान लीजिए 20 करोड़ दे दिया है बैंक को, उसके बाद ये वसूल करेगा, लोगों के पीछे भागेगा, लोन वसूल करेगा। तो उसके बाद जो पैसा आएगा वो इस बैंक को देगा, और ये मान लो वसूल करके 85 करोड़ कमाता है,
तो ये 5 करोड़ का जो फ़ायदा है ये बैड बैंक को होगा। इसका भी पीएनबी का भी वसूली किया, मान लो 90 करोड़ वसूल कर लिया, ये जो 10 करोड़ है इधर से फ़ायदा हुआ और ये 5 करोड़ इधर से फ़ायदा हुआ। तो ये जो बैंक के बैड लोन्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीदा, फिर उसको बैड बैंक्स वसूल करता है। इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो उसको वसूल भी कर सकता है, वो उसको वसूलने का ही काम करेगा और इसको प्रोफेशनली रन किया जाएगा ताकि ये जल्दी जल्दी प्रोसेस हो। तो इससे बैड बैंक का फ़ायदा होता है। और इन बैंक को क्या फ़ायदा होगा? इन बैंक को जो 100 करोड़ जो डूब रहा था उसका 80 करोड़ तो मिल गया, और प्लस इनके पास एडिशनल इनका बैलेंस शीट अच्छा हुआ। फिर ये और ज़्यादा लोन दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि पहले तो पैसे ही नहीं थे, डूब रहे थे पैसे, इनका कैपिटल इरोड हो रहा था। कैपिटल बैंक का होता है बैंक का एसेट माइनस बैंक का लाइबिलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक जो हम लोगों को लोन देता है वो बैंक का एसेट है, क्योंकि बैंक उसको ओन करता है, वो उसको बाद में चाहिए, ठीक है। और हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बाद में जब भी हम चाहें बैंक से वापस ले सकते हैं जब हम लोगों को ज़रूरत होगी। तो बैंक का एसेट माइनस लायबिलिटी बैंक का कैपिटल होता है। अगर लोन नहीं चुकाएंगे लोग तो बैंक का कैपिटल इरोड होता है, बैलेंस शीट खराब होता है और मार्केट में क्रेडिट फ्लो का अभाव होता है। बैंक लोन नहीं देगा तो क्रेडिट नहीं होगा, और बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो आज के दौर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो बिजनेसेस परफॉर्म नहीं करेंगी, अन्य भी दिक्कत होंगी। तो पूरा एक सर्कल है। तो इस तरह से बैड बैंक काम करता है। तो ये बैड बैंक का काम क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदना या फिर बैड लोन्स को खरीदना बैंक से, ठीक है। अब इसका प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में भी दिया था। बजट में मिनिस्टर ने बैड बैंक तो नहीं बोला था, लेकिन एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में कहा था और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में कहा था कि ये सेटअप किया जाएगा और जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको लिया जाएगा और उनको जल्द से जल्द उनको डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसी को बैड बैंक बोलते हैं, जो एसेट को अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट करे, उसको वसूले और उसको मैनेज करे। और इंडिया में जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीए ज़्यादा है। लोग कारण ये बताते हैं, अर्थशास्त्री कारण इसका ये बताते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक को अच्छे से रन नहीं किया जाता है, प्रोफेशनल ढंग से रन नहीं किया जाता है, इसलिए दिन प्रतिदिन इनका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर बैड लोन बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे पीएनबी घोटाला, फिर बहुत लोगों ने पैसे लेके बैंक को चूना लगा दिया, जो सरकारी बैंक्स हैं उनको। प्राइवेट बैंक्स का एनपीए पब्लिक बैंक्स के एनपीए से कम है, लेकिन अभी एक अनुमान के अनुसार इंडिया का एनपीए बढ़ने वाला है, क्योंकि पैंडमिक से बहुत स्ट्रेस आया है और लोग लोन चुका नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि वित्त मंत्री ने इसकी बात की है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। लेकिन बाद में वित्त मंत्री ने क्लैरिफाई ये किया है कि गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करेगी, ठीक है। आगे हम लोग उसको देखते हैं। अब आते हैं, अब बैड बैंक क्यों चाहिए? बैड बैंक इसलिए चाहिए कि बहुत सारे बैंक का जो बैड लोन्स है वो बैड बैंक ले लेगा और इन बैंक का फिर बैलेंस शीट अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में क्रेडिट फ्लो होगा, क्योंकि इनका जो ख़राब एसेट है वो ले लेंगे तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएगी। फिर इनको इसकी चिंता नहीं रहेगी कि मेरा बैड लोन है, उनको बैड लोन्स को टैकल करने के लिए बैड बैंक है, बैड बैंक ही सब कुछ करेगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। अब आर्ग्यूमेंट इसके विपक्ष में क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या है? तो बैड बैंक के सबसे अगेंस्ट में रहे हैं आरबीआई जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन। उनका कहना है कि बैड बैंक कुछ नहीं है, बैड बैंक एक बैंक से लोन लेके, उसका ख़राब लोन लेके उससे दूसरे बैंक में जाएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो उनका ऐसा मानना है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक से, जैसे एसबीआई हो गया, अगर आप बैड बैंक मान लो किसी नया बैंक खोलते हो, गवर्नमेंट अगर खोलती है, तो उस एसबीआई का बैड लोन किसी तीसरे बैंक में चला जाएगा जिसको हम लोग बैड बैंक बोल रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये कहना है रघुराम राजन का। और ये भी कह रहे हैं कि इससे जो मूल इशू है, जो मेन इशू है, उस पर सोच नहीं रहे हैं हम लोग। मेन इशू क्या है कि लोन बैड हुआ कैसे, लोग डिफ़ॉल्ट क्यों कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जानबूझ के लोन नहीं चुका रहे हैं, चुका सकते हैं फिर भी नहीं चुका रहे हैं, उनका कभी भी चुकाने का इच्छा ही नहीं थी। तो इसका इशू है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको अच्छे से रन नहीं किया जा रहा है, उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, काफ़ी सारी खामियां हैं और प्रोफेशनली उनको रन नहीं किया जा रहा है जैसे एक प्रोफेशनल बैंक को रन किया जाना चाहिए। तो इस वजह से एनपीए की समस्या बढ़ रही है। तो मूल इशू क्या है कि बैंक को अच्छे से रन नहीं किया जा रहा है, उससे एनपीए हो रहा है। लेकिन अभी
इतना कोविड के टाइम में, पैंडमिक के टाइम में गवर्नमेंट को भी लग रहा है, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर को भी लग रहा है, प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई के, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उनको लग रहा है कि एक बनाना चाहिए, क्योंकि बैड लोन्स की समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि लोगों में स्ट्रेस है, बिजनेसेस में स्ट्रेस है, लोन वो चुका नहीं पा रहे हैं। और एक और बात जो इसके अगेंस्ट में कही जाती है कि ये और भी इनकरेज करेगा, बिना सोचे समझे फिर बैंक लोन देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर लोन एनपीए हुआ, लोन बैड हुआ, तो कोई और कंपनी है, कोई और बैंक है बैड बैंक नाम से, वो उसको खरीद लेगी। तो ये इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हालांकि रघुराम राजन के टाइम में ही एसेट क्वालिटी रिव्यू आया था, जिसमें जो बैंक छुपा रही थी बैलेंस शीट को हेल्दी दिखाने के लिए बैड लोन्स को, उनको भी दिखाना पड़ रहा था बैंक्स को। तो ये उनके टाइम में आया था और इसके अगेंस्ट में यही आर्ग्यूमेंट है। अब आप पूछोगे ऐसा कहीं किसी देश में हुआ है? हाँ, पहले भी हो चुका है। यूएस बेस्ड एक मेलन बैंक था, 1988 में पहली बार बैड बैंक को इसी बैंक ने क्रिएट किया था। इसी बैंक के बाद अदर कंट्री ने भी, और 2008 के सब प्राइम क्राइसिस में भी बैड बैंक्स को लाया गया था, और बहुत सारी कंट्रीज़ इसको एग्जीक्यूट करती हैं, बैड बैंक्स बनाती हैं, और इसका एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है, कहीं अच्छा रहा है, कहीं बुरा रहा है। अगर बैड बैंक बनाना भी है तो इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि इसको गवर्नमेंट की बैकिंग चाहिए, पहले बैड बैंक बनाना है तो। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, और इसको बनाने के बाद इसका एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। अगर पहले की तरह ही बैड बैंक को भी रन किया जाएगा तो बैड बैंक बनाने से फ़ायदा क्या होगा? तो पहला तो है प्रोफेशनली बैड बैंक को रन किया जाए, गवर्नमेंट की बैकिंग हो, और इतना जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 100 करोड़ का 80 करोड़ में खरीद लेगा, 80 करोड़ भी कोई देने को तैयार हो तब तो ये भी एक बात होगी कि बैड बैंक में जो भी पैसे आदमी लगाएंगे, चाहे इन्वेस्टर्स लगाएंगे, वो उनको अगर लगेगा कि 80 करोड़ भी मैं 80 का 85 बनाऊंगा तभी तो वो लगा पाएंगे, कोई नुकसान में क्यों बैड बैंक में इन्वेस्ट करेगा? तो ये भी एक चैलेंज रहने वाला है बैड बैंक्स के लिए। अब वे अहेड क्या है? अब जैसा कि वित्त मंत्री ने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी, हालांकि गवर्नमेंट बैक करेगी, हो सकता है माइनॉरिटी स्टेक ले, अभी पूरा ब्लूप्रिंट आना इसका बाकी है, लेकिन इसको प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट लेंडर्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से मैनेज हो पाएगा। और ये बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ही कॉन्सेप्ट है, और पहले से इंडिया में बहुत सारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही हैं, लेकिन बैड बैंक को जो है वो इनिशियली गवर्नमेंट फंड करती है, ऐसा अदर कंट्रीज़ में देखा गया है, फिर बाद में प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का प्रेजेंस होगा तो लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट सच में कुछ करना चाहती है, और लोग और भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं तभी अंदर उसके आएंगे। और बहुत सारे देशों में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो भी बैड लोन्स आपको मैंने समझाया, एनपीएस समझाया, उसको मैनेज करने के लिए। जैसे यूएस में ट्रैप्स प्रोग्राम है, ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम, जो कि बैड लोन्स और स्ट्रेस जो भी होता है फाइनेंशियल सिस्टम में, उससे ये ट्रैप यूएस में डील करता है। अब इंडिया में एनपीएस का क्या सिचुएशन है? इंडिया में एक अनुमान के अनुसार 7 से 8 लाख करोड़ रुपीज़ का, यानी 7 to 8 ट्रिलियन रुपये का एनपीए है अभी फ़िलहाल। और एनपीए इंडिया में बढ़ने वाले हैं क्योंकि पैंडमिक से बहुत स्ट्रेस हुआ है, और इंडिया में सितंबर 2020 में जो टोटल लोन्स दिए गए हैं उसका 7 to 7.5% ग्रॉस एनपीए हुआ है, और ये अगले साल बोला जा रहा है कि डबल हो जाएगा 14 to 15%। तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। अब अंत में क्या है, एस्टिमेट ऐसा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैड बैंक जो गवर्नमेंट बनाएगी, उसको 15,000 करोड़ का कैपिटल चाहिए, जो पैसे लगने हैं उसमें वो चाहिए, और इतना गवर्नमेंट 15,000 करोड़ खर्च करेगी तभी 2 लाख से 3 लाख करोड़ का जो बैड लोन्स है या फिर एनपीए है वो इस बैंक में, जो बैड बैंक प्रपोज्ड है, उसमें आ पाएगा। तो आप बताइए ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।